एवरीवन। तो आज हम जिस क्रॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल लग सकता है बट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको ग्रो करना वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट थिंग है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा वार्म हुआ डैमेज, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ डैमेज, वीड इन्फेस्टेशन डैमेज। एक गॉसिपियम प्लांट से ऑब्टेन हुआ एक मटेरियल है जिससे हम टेक्सटाइल डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके डेप्थ में जाते हैं कि इसको कौन सी तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, क्या क्या चीजें होती है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करें कॉटन के ओरिजिन की, तो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा हो चुका है कॉटन हमारे कंट्री में ग्रो होते हुए। तो इसका ओरिजिन हम इंडिया को ही मानते हैं। बात करते हैं कॉटन की स्पीशीज की। ठीक है, अब कॉटन की स्पीशीज के बारे में जानना जरूरी है क्या? देखो, जरूरी तो डेफिनेटली है। पहली बात तो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या आपको फैसिलिटीज मिली हुई है, पहली, और दूसरा कि आपकी यील्ड क्या है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के, उसके बेसिस पे आप कॉटन लगाओगे। तो स्पीशीज के बारे में जानकारी होना तो जरूरी है। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बोल देता है डिफरेंशिएट बिटवीन अमेरिकन कॉटन या देसी कॉटन, तो हमको पता होना चाहिए। तो देयर आर बेसिकली 4 स्पीशीज जिनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसे तो और हैं लेकिन 4 स्पीशीज जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। पहला है गॉसिपियम हिरसुटम जो कि अमेरिकन कॉटन है। दूसरा है गॉसिपियम अर्बोरियम जो कि देसी कॉटन है। गॉसिपियम हर्बेशियम थर्ड नंबर पे विच इज इंडियन कॉटन, एंड गॉसिपियम बारबाडेंस जो कि इजिप्शियन कॉटन है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा हम लोग लगाते हैं अमेरिकन कॉटन को। तो डिफरेंशिएट हमको करना है ना, तो हम पहले इसको टैकल करते हैं कि हम इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना, जब भी हम इंडियन उसकी बात करें नेटिव वैरायटी की जो कि अर्बोरियम या हर्बेशियम है, तो पहला पॉइंट इनके अंदर ये है कि ये शॉर्ट होंगी, और दूसरा पॉइंट इनके अंदर ये है कि ये नेटिव वैरायटीज हैं, तो ये हार्डी वैरायटीज हैं। हार्डी का मतलब ये है कि पेस्ट वगैरह इनमें जनरली नहीं लगते। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए, ये आराम से ग्रो हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम बस इनके अंदर माइनस पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट एंड कोर्स टाइप की होती हैं, जबकि अमेरिकन कॉटन अमेरिका से आया है। ठीक है, वो बहुत नखड़े वाला है, उसको वेल इरिगेटेड फैसिलिटीज सब चीज़ें उसको प्रॉपरली प्रोवाइडेड होनी चाहिए। ये चीज़ तो एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि होना ही चाहिए उसके लिए। दूसरा चीज़ ये है कि ये बहुत जल्दी डिजीज पेस्ट ससेप्टेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी, तो ये बहुत जल्दी डिजीजेस वगैरह इसमें लग जाती है। तो ये एक और पॉइंट है कि ये डिजीज पे ससेप्टेबल है। लेकिन इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो फाइबर क्वालिटी है वो सुपीरियर है, और इसका जो स्टेपल लेंथ है फाइबर का वो ज़्यादा है। तो ये स्पीशीज हो गई जिसके अंदर आपको बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर हमको पता है कि किस तरीके की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसको चाहिए, तो उस हिसाब से हम एरिया बता सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे ना, तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेनली ये नॉर्थ वाले रीजन में, क्योंकि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो मेनली नॉर्थ वाले रीजन में आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका वाले रीजन में इसको हम ग्रो करते हैं। याद रखने वाला पॉइंट 2 है। पहला, सबसे ज्यादा कॉटन का कल्टीवेशन होता है कहाँ पे? गुजरात में। और सबसे ज्यादा एकरेज कॉटन की, यानी कि एरिया जिसमें कॉटन लगाया गया है, वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। कॉटन का क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो कि सबसे मेजर टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं कि कॉटन को हम कैसे क्लाइमेट में लगाते हैं। देखो, कॉटन एक हीलियोफाइट है, पहले तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, फिर हीलियोफाइट है एंड शॉर्ट डे प्लांट है। अब आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, आप बोलोगे हीलियोफाइट है यानी कि इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है, फिर शॉर्ट डे प्लांट कैसे हुआ? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जो हीलियोफाइट होने का ये मतलब है कि इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए, वो सन की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट होना उसके ड्यूरेशन से रिलेटेड है। तो हीलियोफाइट है, अच्छा ब्राइट सनलाइट चाहिए होता है लेकिन शॉर्ट डे के लिए। ठीक है, इसके बाद इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, 500 mm वाटर रिक्वायरमेंट आइदर थ्रू रेन या फिर इरिगेटेड कंडीशन में इरिगेशन के थ्रू, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब इसके अंदर जब हम इसको ग्रो कर रहे होते हैं, जर्मिनेट करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्यों जर्मिनेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि जर्मिनेशन में बेसिकली आपको उसको मेटाबॉलिकली एक्टिवेट करना है, उसके लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। इसके बाद जब ग्रोथ होती है तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, और ये सब प्रोसेसेस थ्राइव करते हैं थोड़े से वार्मर कंडीशंस में। तो इसके लिए ग्रोथ के टाइम पे इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थोड़ी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है।
ठीक है। अब टेम्परेचर अगर बढ़ ही रहा है, मान लो टेम्परेचर अगर 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाए, तब क्या होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब बोल्स शेड होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो होता क्या है, जो वो लीव्स है वो अपने अंदर पानी बचाने के चक्कर में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इवापोरेशन के थ्रू लॉस हो जा रहा है, तो वो अपने ही बच्चे को फीड नहीं कर रहे हैं, बोल्स को वो फीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए वो बोल्स को शेड करा देती है। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये नुकसान है, और ये क्रॉप फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, ये आपको कॉटन में याद रखना है। कॉटन को जब आप देखोगे ना, अगर आप नोटिस करोगे, कभी देख पाओगे अगर, तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से देखना कि जो कॉटन के पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्यूलेंट टाइप के होते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो कॉटन के टिश्यूज में बहुत सारा पानी होता है, बोल्स में बहुत सारा पानी होता है। जब टेम्परेचर इतना घट जाए कि वो बोल्स जो है और जो टिश्यूज के अंदर जो पानी है वो जमने लगे, वैसी कंडीशन में, फ्रॉस्ट वाली कंडीशन में, ग्रोथ कंप्लीटली बंद हो जाती है और धीरे से प्लांट मर जाता है। तो ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसीलिए एक पॉइंट मैं बता देती हूँ सीड एंड सोइंग का, कि नॉर्थ इंडिया साइड में इसकी हम लोग अर्ली सोइंग करते हैं, क्योंकि यहाँ का विंटर हार्श होता है और उस वजह से कहीं इसका बोल फॉर्मेशन और जो हमारा हार्श विंटर फ्रॉस्ट वाला टाइम है वो कोइंसाइड ना हो जाए, इस चीज़ से हम डरते हैं। तो ये चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि हम अर्ली कॉटन की सोइंग करते हैं। वाइल जो साउथ इंडिया है, क्योंकि वहाँ पे विंटर माइल्डर होते हैं, तो हम लोग जनरली उसको थोड़े से लेटर स्टेजेस में लगा सकते हैं, थोड़ा सा बाद में लेट सोइंग उसकी हम कर। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से टाइप का सॉइल मोस्ट अप्रोप्रिएट है कॉटन को ग्रो करने के लिए। तो मुझे ये बताओ, किसने नहीं सुना है ब्लैक कॉटन सॉइल? सबने सुना है ब्लैक कॉटन सॉइल। उसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल है क्योंकि कॉटन एक डीप रूटेड क्रॉप है, जिसके लिए हमको चाहिए है एक ऐसा सॉइल जो कि स्पंज की तरह एक्ट करे, यानी कि वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके भी ना रखे, वाटर लॉगिंग कंडीशन भी ना क्रिएट करे, बट पानी की कमी भी ना हो। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, रेग्यूर या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बेस्ट होता है। लेकिन अलुवियल सॉइल में भी ऐसा नहीं है कि कॉटन ग्रो नहीं हो सकता, हो सकता है। लोमी अलुवियल में भी हो सकता है, पर हम लोग मेक श्योर करते हैं अगर अच्छा हमको ग्रोथ चाहिए तो हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल का यूज़ करें, जिसका pH 6 से 8 रहे तो बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉइल रिक्वायरमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि फील्ड प्रिपरेशन के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, फील्ड को किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना होता है एक डीप रूटेड एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाने से। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 1 से 2 डीप प्लोइंग। देखो, प्लोइंग करने से क्या होता है, टिल्थ प्रिपेयर होती है, एक सीड बेड प्रिपेयर होता है। तो क्योंकि कॉटन जो है वो एक बहुत ही डीप एक्सटेंसिव रूट सिस्टम वाला क्रॉप है, तो हमको एक पहले हम प्लोइंग करेंगे तो सॉइल थोड़ा सा क्लॉड्स वगैरह ब्रेक होंगे, दूसरी हम लोग प्लोइंग करेंगे तो सॉइल का हार्ड पैन ब्रेक होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि रूट्स को फैलना है। तो 2 प्लोइंग करते हैं हम। प्लोइंग के बाद हम लोग करते हैं हैरोइंग, विच इज़ अगेन एक बेटर टिल्थ के लिए होता है और मेनली फील्ड को लेवल करने के लिए होता है। तो हैरोइंग करते हैं और ये करने के बाद हम लोग बनाते हैं रिजेस एंड फरोज, क्योंकि जो कॉटन है उसको वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब कॉटन को हम ग्रो करते हैं तो उसका जो रूट जोन है वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, जिसके लिए वो वाटर लॉगिंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता है। रूट्स में उसकी विल्ट होने लगती है, सड़ने लगती है। तो वाटर लॉगिंग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रिजेस एंड फरोज बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने फील्ड को प्रिपेयर करते हैं कॉटन को ग्रो करने के लिए। अगर आप एक नॉर्मल कॉटन की हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे हो तो 10 से 15 kg पर हेक्टेयर लगता है, लेकिन अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हो तो 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर लगता है। विच इज़ यू माइट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता देती हूँ। जो आपकी हाइब्रिड वैरायटीज़ होती है वो फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है, बहुत लंबा ग्रो करती है, ठीक है। लंबा मतलब लंबा इन द सेंस कि लैटरली बहुत स्प्रेड होती है, इसीलिए उसका 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर काफ़ी होता है। लेकिन एक नॉर्मल वैरायटी, एक नॉर्मल हाई यील्डिंग वैरायटी अगर आप लगा रहे हो तो वो लंबा ग्रो करती है, तो उसको हम ज़्यादा सीड रेट उसका यूज़ करते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट लगता है आपकी स्पेसिंग में। जब हम एक हाई यील्डिंग वैरायटी, नॉर्मल वैरायटी लगा रहे हैं तब स्पेसिंग होती है 45 से 60 इंटू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्रॉप जो है लंबा लंबा ग्रो हो रहा है तो हम पास पास लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एक हाइब्रिड क्रॉप को लगा रहे हो तब आपकी स्पेसिंग होती है 90 से 150 इंटू 45 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग सोइंग करते हैं इधर सीड ड्रिल्स के थ्रू या फिर हम सोइंग करते हैं डिबलर से, क्योंकि सीड्स बहुत महंगी होती है। एक स्लॉट में एक ही सीड डालना है हमको। जब हम डिबलर का यूज़ करें, जब हाइब्रिड सीड लगा रहे हैं, एक स्लॉट में हम केवल एक ही सीड अप्लाई करते हैं। नॉर्मल सीड अगर हम लगा रहे हैं तो एक प्लॉट में 2 सीड लगा सकते हैं, जिसका हम बाद में गैप फिलिंग, थिनिंग के थ्रू उसको हम लोग मैनेज
कर पाएंगे। तो सीड ट्रीटमेंट में देखो, एक सीड को एक्चुअली में किस तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। देखो, या तो फंगस लगा है, फंजीसाइड हम लगाएंगे, या तो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है, या तो फिर सीड बोर्न डिजीजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स का। तो फंजीसाइड में हम लोग यूज कर सकते हैं या तो आपका कार्बेंडाजिम या तो थिरम एट द रेट ऑफ 2 to 3 kg ग्राम पर केजी सीड्स, ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, कार्बेंडाजिम और थिरम को। देखो, जिम एंड रैम फंजाई बैम। देखो, बहुत लेम है लेकिन ऐसी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। याद करो, इन चीजों से अपने आप को फेमिलियराइज करो। जैसे कि इंसेक्टिसाइड में आप यूज करते हो इमीडाक्लोप्रिड, इसको रिपीट करो, इमीडाक्लोप्रिड। तो इमीडाक्लोप्रिड किल्स द इंसेक्ट्स ग्रिड, ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और सीड ट्रीटमेंट, अगर हमको सीड बोर्न पैथोजेंस को फाइट करना है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जिसमें आ जाता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एट द रेट ऑफ 0.01% या फिर वाइटावैक्स एट द रेट ऑफ 0.1% आप यूज कर सकते हो फॉर आपके सीड बोर्न डिजीजेस। तो यहाँ पे आपका सीड ट्रीटमेंट में इतनी ही चीजें होती हैं, या तो हम लोग उसकी गिनिंग डिलिंटिंग कर रहे हैं या तो फिर केमिकली उनको इन वेज में हम ट्रीट करते हैं। वीड मैनेजमेंट ऑफ कॉटन, वीड मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी चीज़ है कॉटन के केस में, क्योंकि जो कॉटन है ना वो अपने अर्ली स्टेजेस में बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर उसके बाद लेटर स्टेजेस में थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ता है ग्रो करने का। तो जो 40 से 60 डेज आफ्टर सोइंग का पीरियड होता है ना, बहुत क्रिटिकल होता है वीड इन्फेस्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीड इन्फेस्टेशन के चांसेस उसमें होते हैं। अब वीड पता तो है ही, तुम्हें वीड लगेगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए कम्पीट करेगा, एक बहुत ही एक्सपेंसिव क्रॉप है, हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग वीड के लिए बेसिकली क्या क्या चीजें करते हैं, देखो, एक तो याद रखना है 20 से 60 डेज आफ्टर सोइंग इज द क्रिटिकल पीरियड। अब हम लोग मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, कल्चरल मेथड्स में बेसिकली क्या क्या चीजें आती है। आप डीप प्लोइंग करो, कल्चरल में स्पेसिंग प्रॉपर रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन, क्योंकि मैंने जैसे बताया कॉटन एक डीप रूटेड एग्जॉस्टिव क्रॉप है। तो अगर उसके बाद हम दोबारा कॉटन लगाएंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ में जो सेम वीट साइकिल है वो भी ब्रेक नहीं हो पाएगी। तो कॉटन के बाद वीट लगा सकते हैं, कॉटन के बाद सोयाबीन लगा सकते हैं। ऐसे क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन है और वीड साइकिल, पेस्ट साइकिल भी ब्रेक होता है। तो हमको ये करना चाहिए। मैकेनिकल मेथड में होइंग, हो के मदद से रिमूव करना, या हैंड वीडिंग, 2 से 3 बार हैंड वीडिंग तो हम लोग जरूर कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है आपका केमिकल मेथड, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट से हम मेजरली वीड को कॉटन के केस में कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग जब हम लोग प्री इमर्जेंस वीडीसाइड्स की बात करें तो उसमें हम लोग पेंडिमेथिलिन का यूज कर सकते हैं, एलाक्लोर का यूज कर सकते हैं, डायूरॉन का यूज कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस में हम लोग यूज करते हैं पैराकॉटन ग्लाइफोसेट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कॉटन जैसे मैंने पहले भी बताया कि हैवी फीडर क्रॉप है, ठीक है, एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है। तो उसके लिए अगर हम लोग कॉटन लगाने से पहले अपने फील्ड में 15 से 20 टन FYM इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं तो वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा कॉटन के केस में। लेकिन अगर हम वो चीज़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो NPK तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब जो NPK का रेट ऑफ एप्लीकेशन है, कितना नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस हम लगा रहे हैं, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस, क्योंकि हम लोग यूजुअली मानते हैं कि जो हमारा इंडियन सॉइल है वो पोटाशियम की कमी उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हम चेक करते हैं। एक तो सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस हो गया, इसके बाद कौन सी वैरायटी लगा रहे हो और इरिगेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये मेजर चीज़ होती है, ठीक है। तो इरिगेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उस बेसिस पे NPK का रेशियो आइदर 120-60-60 होता है, या फिर अगर आप इरिगेट नहीं कर पाओगे रेनफेड कंडीशन में 60-30-30 होता है। सोचोगे क्यों ऐसा, देखो, इरिगेट कर रहे हो तो प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, अनडिस्टर्ब ग्रोथ हो रही है, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। जब आप इरिगेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप न्यूट्रिएंट अप्लाई करके क्या करोगे, वो एफिशिएंटली यूज तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग न्यूट्रिएंट भी कम ही अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ रेनफेड कंडीशन, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस को बेसल एप्लीकेशन के फॉर्म में हम तीनों को लगाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का हम स्प्लिट एप्लीकेशन भी करते हैं, मतलब 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो। पहला बेसल एप्लीकेशन में लगा दिए 3। अब आपके जो मेजर स्टेजेस होते हैं, जो इरिगेशन के भी आपके क्रिटिकल स्टेजेस है, स्क्वायर फॉर्मेशन जब आपको टाइनी टाइनी बर्ड्स दिखेंगे, फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन, उन तीनों स्टेजेस में हम लोग क्या करते हैं, वापस नाइट्रोजन का स्प्लिट एप्लीकेशन भी करते हैं। सिमिलर वे में अगर वाटर मैनेजमेंट को मैं डिस्कस करूँ तो वाटर मैनेजमेंट आपका, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन डीप रूटेड क्रॉप है, स्क्वायर फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, बॉल डेवलपमेंट के टाइम पे आप इसको पानी दोगे। एक चीज़ याद रखना, इट इज अ वाटर सेंसिटिव क्रॉप ऑल्सो, ठीक है। वाटर लॉगिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग इसमें लाइट फ्रीक्वेंट इरिगेशन परफॉर्म करते हैं।
प्रोसेस होता है टॉपिंग का। तो मैंने बताया क्या कि कॉटन जो है वो आपका इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ प्लांट होता है, यानी कि उसकी ग्रोथ, यानी जो एपिकल ग्रोथ होती है वो चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक एपिकली प्लांट ग्रो हो रहा है उसकी सारी एनर्जी एपिकल ग्रोथ में जा रही है, वो लैटरली नहीं ग्रो कर पाएगा, फैल नहीं पाएगा, तो हमको कम फ्लावरिंग मिलेगी। तो हम लोग ना क्या करते हैं, 80 दिन आफ्टर सोइंग के, 80 से 90 दिन, जब 15 से 20 इंटरनोड हमको मिल जाते हैं ना, तो हम ऊपर के नोड को जाके काट देते हैं। अब उससे होता क्या है, मान लो कि वो ऊपर का नोड बॉस था जो ग्रो कर रहा था, ऊपर बढ़ते जा रहा था, वही हट गया, तो अब ग्रोथ कैसी होगी, लैटरली होगी। तो लैटरल ग्रोथ होती है तो हमको ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोवाइड होती है। एक प्रोसेस होता है टॉपिंग, और दूसरा होता है एक बहुत कॉमन चीज़ कॉटन में होती है, बड एंड बोल्ड शेडिंग, विच इज़ कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, कॉटन सब अच्छे से भी ग्रो हो रहा है, तो 10% शेडिंग तो होता ही होता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो 60 से 70% कॉटन बर्बाद हो जाता है शेडिंग से। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NAA। तो शेडिंग एक्चुअली में होती क्यों है, कॉटन ना बहुत नखड़ेबाज टाइप क्रॉप है, ठीक है। तो ये किस टाइप का होता है कि इसको लगता है कि अरे यार मेरे पास तो इनफ एनर्जी नहीं है, तो मैं अपने कुछ बोल्स और बर्ड्स को शेड कर देता हूँ। फिर NAA को जब आप अप्लाई करते हो, NAA प्लानोफिक्स एट द रेट ऑफ 10 ppm जब आप अप्लाई करते हो, तब क्या होता है, जो आपका कॉटन है वो थोड़ा एनर्जाइज होता है। NAA उसको बोलता है भाई प्लीज अपने बर्ड्स और बोल्स को मत गिरा, तो मुझसे भले एनर्जी ले ले। तो वो एक NAA क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, एक सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है, तो उसकी मदद से वो बच के रह पाता है। तो बोल शेडिंग और बर्ड शेडिंग प्रिवेंट होती है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ NAA। हमने काफ़ी कुछ कर लिया यार, चलो अब कॉटन को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और हार्वेस्टिंग को हम पिकिंग कहते हैं। अब इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। देखो, हमें कभी भी जब हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं या पिक कर रहे होते हैं, तो हमको करना चाहिए फोरनून में, जब ड्यू नहीं है, मतलब पत्तों में नमी नहीं है, तब हमको उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हर लोक्यूल से कॉटन हमको एक एक करके निकालना चाहिए, उसमें कोई डर्ट मटेरियल नहीं लगना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जो कॉटन है, जैसे मैंने बताया कि इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ प्लांट होता है, तो इसकी जो पिकिंग होती है ना, एक बार में नहीं होती है, तो हमको 4 से 5 पिकिंग करनी पड़ती है। तो जब आप सबसे पहली बार हार्वेस्टिंग करोगे, तो जो कॉटन ऑब्टेन होगा ना, वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग का कॉटन अलग से रखोगे, सेकेंड हार्वेस्टिंग का अलग से, क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होने लगती है। तो ऐसे करते हैं हम हार्वेस्टिंग कॉटन की। हार्वेस्ट कर लिया कॉटन, अब हमारे पास कॉटन आ गया। कॉटन होता क्या है, देखो, एक सीड होती है, उसके अराउंड फाइबर लपेटा हुआ होता है, तो कॉटन वो है मेरे पास। अब अगर मैं बात करूँ फाइबर इंडस्ट्री की, तो मेरे को फाइबर चाहिए, और सीड इंडस्ट्री की तो मेरे को सीड भी चाहिए। तो दोनों चीज़ मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो मैं दोनों को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगी। तो जब हम कॉटन को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद कॉटन से लिंट यानी कि फाइबर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिनिंग के थ्रू या तो हम लोग गिनिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रोलर गिनिंग होती है या तो सॉ गिनिंग होती है। तो जनरली जो अमेरिकन वाला हमारा है ना, वो थोड़ा हार्डी है, मतलब सीड उसकी हार्डी है, तो हम उसकी सॉ से, हसिया से हम उसकी गिनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज रोलर की मदद से हम लोग गिनिंग करते हैं। गिनिंग में होता क्या है, बेसिकली जो आपका सीड है उससे हम फाइबर को सेपरेट करते हैं, फाइबर का हम यूज करते हैं। अब गिनिंग के बाद देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज डीलिंटिंग। डीलिंटिंग क्या है, अभी तो हमने गिनिंग करके फाइबर रिमूव कर लिया, लेकिन जो हमारे पास कॉटन बचता है उसमें से पूरी तरीके से फाइबर रिमूव नहीं होता, उसमें कुछ लिंटर्स बच जाते हैं छोटे छोटे। अब मैं उसको एज अ सीड कैसे यूज करूंगी, एक मेरे पास कॉटन है, उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है छोटे से फज की। तो जब मैं उसको एज अ सीड जर्मिनेट करने जाऊंगी, तो वो पानी को इम्बाइब करेगा क्या, नहीं करेगा। जर्मिनेट होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग करते हैं डीलिंटिंग। आइदर आप उस गिनिंग के बाद मिले हुए कॉटन सीड को H2SO4 में सोक करो, उसके बाद उसको वॉश कर दो, एक ये कर सकते हो, या तो फिर मैकेनिकल डिलिंटर मशीन्स आती हैं जिनके थ्रू एब्रेशन फोर्स लगा के हम वो फज को सीड से रिमूव करते हैं। तो दोनों को सीड, हमारे सीड इंडस्ट्री को प्रॉपर सीड मिल गया और हमारे फाइबर इंडस्ट्री को कॉटन मिल गया। ये दो प्रोसेसेस हैं जो हम हार्वेस्टिंग के बाद सीड में परफॉर्म करते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ कॉटन, मतलब जब आप कॉटन को ऑब्टेन करते हो, निकालते हो, तो क्या ऐसी फीचर्स है कॉटन की जो कि, क्योंकि देखो हमें कॉटन से अल्टीमेटली टेक्सटाइल बनाना है, ठीक है। तो उसकी कुछ ऐसी फीचर्स होती हैं जो बेटर टेक्सटाइल डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तभी तो हमने डिसाइड किया ना कि अमेरिकन कॉटन हम ग्रो करेंगे, क्योंकि उससे हमें हायर क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल मिल रहा था। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है फाइबर की लेंथ। जितना अच्छा, जितना लंबा फाइबर ऑब्टेन होगा एक बार में बिना टूटे,
उतना अच्छा स्पिनेबिलिटी होगा। मतलब जब हम लोग गिनिंग कर रहे होंगे, जब हम लोग उसे थ्रेड बना रहे होंगे तो उतनी आसानी से वो स्पिन करेगा। तो जितना लंबा स्टेपल लेंथ उतना अच्छा उसका क्वालिटी, ठीक है। दूसरा होता है कलर। शाइनी वाइट कलर सबसे सुपीरियर है। अगर वैसे कलर का हमको कॉटन मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट केस सिनारियो होता है। इसके बाद आती है फाइबर की स्ट्रेंथ। अब देखो, जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ड्यूरेबल कपड़ा बनेगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है। इसके बाद आते हैं फाइननेस, जिसको माइक्रोनियर वैल्यू भी कहते हैं, जो कि ऑप्टिमम माइक्रोनियर वैल्यू 3.5 से 4.5 होती है। यानी कि जितना फाइन हमारा थ्रेड होगा, जितना फाइनर होगा, उतना सॉफ्ट हमको कपड़ा मिलेगा। तो वो एक और क्वालिटी पैरामीटर हो गया। इसके बाद फाइबर की मेच्योरिटी। अगर आपका फाइबर अच्छे से मेच्योर नहीं है, कहने का मतलब अगर अच्छे से सेल डेवलप नहीं हुआ है, तो जब आप उसको डाई करोगे ना तो वो डाई को प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाएगा। सेल वॉल डेवलपमेंट में ये चीज़ डिपेंड करती है। तो जितना अच्छे से, जब तक आपका प्रॉपर फाइबर मेच्योर है तो उतने अच्छे से वो डाई को टेकअप करेगा, तो वो एक और क्वालिटी उसकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी होगी। अदर देन दिस, एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि आपको कंसिस्टेंट यार्न्स मिल सके। गिनिंग आउट टर्न एक कॉन्सेप्ट होता है, कितना थ्रेड पर लोक्यूल आपको मिल रहा है, या कितना ज़्यादा थ्रेड आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, कितना ज़्यादा फाइबर आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, वो चीज़ होती है आपकी गिनिंग आउट टर्न। तो वो जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतना अच्छा हमारा कॉटन का क्वालिटी होगा। एंड लास्ट होता है कलर ग्रेड एंड ट्रैश कंटेंट, जो कि अच्छा होना चाहिए। यानी कि ब्राइटनेस रिफ्लेक्ट करना चाहिए, फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई बाहर के स्टेन्स वगैरह उसमें नहीं लगे होने चाहिए। तो जितना ये सब चीज़ें मेंटेन होंगी उतनी बेटर क्वालिटी कॉटन होगा, उतना एक्सपेंसिव बिकेगा मार्केट में, और उतना ज़्यादा हायर क्वालिटी का टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो